तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सारे के सारे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल का नाम लेते हैं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक छोटी मोटी इमेज तो बनी गई होगी, ताकि आपको पता लग जाए अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का, जो आप 10th लेवल तक पढ़ के आए हो, उससे शुरू करेंगे। फिर अपन कंटिन्यू करेंगे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेन जो टॉपिक शुरू होते हैं वहां से। वैसे जो आप 10th क्लास में पढ़ गए हो उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो वैसा पीरियोडिक टेबल है ना, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। लाइन बाय लाइन याद होने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इसको ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज कैसे भी याद करो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से याद करवा दूंगा विद ट्रिक्स। तो भाई लोग, आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो भाई साहब यहाँ पे इसी वीडियो को बंद करो, चलो अपना दूसरा काम करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहां से हुई वो अपन बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले जो नाम आता है साइंटिस्ट का, उसका नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर ट्रायड रूल। अब ये ट्रायड का अपन मतलब जो हेडिंग है ना, उससे पता चल रहा है। ट्रायड, ट्रायड का मतलब तीन। अब तीन से मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है तीन से, तभी ट्रायड नाम दिया इसका। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसमें क्या बात है ट्रायड का मतलब। इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब कहने का मतलब ये है कि डोबेराइनर का ट्रायड था ना भाई साहब, डोबेराइनर का ट्रायड, वो सबसे पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। सबसे पहला एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कौन सा ट्रेड था भाई साहब, जो डोबेराइनर ने ट्रेड दिया था, वो सबसे पहला अटेम्प्ट था किसके थ्रू, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने का। ठीक है। इसके बाद में इसने क्या किया, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, कॉल्ड एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, एंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अरिथमेटिक ऑफ अदर टू। अब ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब, इसने क्या किया भाई साहब, 3 एलिमेंट का सेट बना लिया। अब 3 का सेट तो बना लिया। अब जैसे मान लो कि ए बी और सी का सेट बना लिया। अब ए का मास ले लिया और उसने सी का मास ले लिया, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 ले लिया। अपन मीन लेते थे ना भाई साहब, 10th क्लास में आपने मैथ में पढ़ा होगा, मोड मिडेन और मीन। उसमें अपन मीन लेते तब क्या करते हैं, कोई जितना के अपन लेते हैं, मतलब जैसे दोनों को प्लस किया तो 2 का प्लस करके ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो मीन लेना है अपन को, मीन लेना है। तो मीन लेने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपन को मास ऑफ बी मिल जाएगा। इसमें शर्त यही है भाई साहब, पहले का और तीसरे का मास लेना है। पहले का और तीसरे का मास लोगे ना, तभी आपको जो बीच वाला बचा है ना उसका मास मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मास लेंगे तो बीच वाले का मास मिल जाएगा। ये कहने का मतलब था इसका। अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मास ए का है, ये मास बी का और ये मास सी का है, ये तीनों ट्रायड है, आपस में ट्रायड है। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये समझो आप। ठीक है। अब अगर अपन मास ऑफ ए और मास ऑफ सी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो जो मास आएगा वो निकल के वो हमेशा हमेशा जो बीच वाला होता है ना भाई साहब एलिमेंट, उसके मास के बराबर आएगा। वो कैसे होता है अपन एग्जांपल से देखते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल ले लिथियम लीना की। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है भाई साहब, ये भी आपको याद करवा देंगे। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 7 होता है भाई साहब, और जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 23, और पोटेशियम होता है इसका एटॉमिक मास होता है 39। अब भाई साहब जो इस भाई ने बोला ना, अपन वही शुरू करते हैं वहां से। ठीक है। भाई साहब ने ये बोला कि भाई जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, पहले का एटॉमिक मास 7, और जो तीसरा एटॉमिक मतलब तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, पहले और तीसरे का एटॉमिक मास हो गया 39। डिवाइड बाय 2 कर दो तो उसको जो निकल के आएगा 46 डिवाइड बाय 2 जो निकल के आएगा 23। अब भाई साहब आप जैसे गौर करके देखोगे तो यहाँ पे 23 आ रहा है, और जो एन है ना, एन का जो एटॉमिक मास है वो भी 23 है। तो एक चीज तो आपको चमक गई होगी, चिमक गई होगी। एक चीज तो आपको चिमक गई होगी भाई साहब,
वो ये है कि जब अपन दोनों का मतलब फर्स्ट और लास्ट का मास लेके उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास आ जाता है। ये भाई साहब ने जो बोला था वैसा वैसे ही हो रहा है। अब इसने जब डिस्कवर किया था ना इसको, उस टाइम इसने 3 ट्रायड लिए थे। वो कौन कौन से, उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगा और सीधे भी याद कर लो। पहला ट्रायड तो ये हो गया ली ना की, पहला तो हो गया ये। चलो इसका ट्रिक लिख लो भाई साहब, ली ना की, ठीक है। अब जो दूसरा इन्होंने लिया था वो था ली ना की, हो गया। फिर जो दूसरा इन्होंने लिया था कन्या सुंदर बाप, कन्या कन्या सुंदर, और इसको लिख दिया बाप, ठीक है। अब भाई साहब इन्होंने तीसरा जो लिया था ना ट्रायड, वो ट्रायड था कन्या सुंदर बाप चले ब्रेन इंडियन का, चले चले ब्रेन इंडियन का। अब भाई साहब इन्होंने जब ये अटेम्प्ट शुरू किया था ना क्लासिफिकेशन का, तब इन्होंने 3 ट्रायड लिए थे, तीनों आपके सामने लिख दिए और तीनों की ट्रिक भी मैंने लिख दी है, तीनों की ट्रिक भी लिख दी है। अब भाई साहब ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लीना की कन्या क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब आप इन तीनों को साथ में लिखोगे ना, तीनों को साथ में लिखोगे ना, तब आपको पूरा चमक जाएगा, चमक नहीं चिमक जाएगा, सॉरी चिमक जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे याद रखोगे लीना की, लीना की, ये तो हो गया फर्स्ट ट्रायड। लीना की कन्या 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 सुंदर सुंदर बाप, इसको एक में बंद कर दो, बाप चले ब्रेन इंडियन का, इंडियन का। अब आप भाई साहब इनको तीनों को साथ में पढ़ोगे ना, लीना की कन्या सुंदर बाप चले ब्रेन इंडियन का ऑल टाइम। अब भाई साहब आप जैसे इसको साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ लिंक हो रहा है। लीना की कन्या सुंदर बाप चले ब्रेन इंडियन का। तो आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, ये पूरी लाइन याद रखनी है, लीना की कन्या सुंदर बाप चले ब्रेन इंडियन का, ठीक है। अब जैसे आपको ये याद है तो आप क्या करो, इनको 3-3 के भाग में तोड़ लो, 3-3 का टुकड़ा कर लो, 3-3 के टुकड़े करते आपको जो निकल के आएगा वो ट्रायड निकल के आ जाएगी, इसका डोबेराइनर का ट्रायड निकल के आ जाएंगे। अब इसके बाद में जो अगला क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया था शुरू, वो उन्होंने किसने किया था भाई साहब, न्यूलैंड ने। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब ये क्या कहना चाहते हैं ये आप थोड़ा समझ लीजिए। अब न्यूलैंड भाई साहब आए, जैसे डोबेराइनर का काम पूरा हुआ, डोबेराइनर साइड में हो गया, अब न्यूलैंड शुरू हुआ। अब आपको पता है नए नए नौजवान आते रहते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, कुछ कुछ नई नई खोज करते हैं, इन्होंने भी कुछ खोज की होगी। इन्होंने खोज की क्या, इन्होंने ये खोज की कि भाई साहब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन्होंने मतलब जैसे प्लेस करके देखा एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से जैसे इन्होंने प्लेस किया, तो जैसे पहला एलिमेंट था ना, 8 एलिमेंट के बाद में जो 8 एलिमेंट आ रहा, 7 एलिमेंट के बाद जस्ट 8 एलिमेंट आ रहा था ना, पहले और 8वें एलिमेंट की हूबहू सारी की सारी प्रॉपर्टीज है हमारी थी भाई साहब। इसके तो पूरे चिमकने लग गया, पूरे मतलब पड़पड़ाहट करने लग गया। देखो क्या है वो सिस्टम, अभी समझाते हैं आपको यहाँ पे। अब बात है ये, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट। अब भाई साहब इस पे फोकस करना है आपको, इंक्रीजिंग वेट पे फोकस करना है। अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग वेट देन एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। जो मैंने आपको बोला था ना वो की वो लाइन यहाँ पे लिखी है। अब इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है भाई एवरी 8 एलिमेंट नोट दैट रिसेम्बल्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो लाइन है ना भाई साहब, ये नीचे वाली लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना भाई साहब, उसमें आप जैसे पेज खोलोगे, जो पीरियोडिक टेबल का खोलोगे, पीरियोडिक टेबल का जैसे पेज खोलोगे, जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज में राइट हैंड साइड में लिख रखा है, ये क्लियर लाइन लिख रहा है कि एवरी 8 एलिमेंट नोट दैट रिसेम्बल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, जैसा कि आप सबने सुन ही रखा होगा, जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना वो 8 होते हैं, सा रे गा मा पा दे नी सा, जो भी है वो मेरे को आता नहीं भाई साहब, मैं म्यूजिक का टीचर तो हूं नहीं आपको।
उसमें क्या होता है, जैसे सारे गामा पाधा निशा होता है ना, उसमें जो 7 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी 7 स्वर होते हैं, सर जो भी होते हैं, XYZ 7 स्वर होते हैं जो भी, उसके बाद में वापस शुरू करते हैं ना, तो वापस 8वां जो होता है ना, वो वापस 6 से शुरू होगा, सारे गामा पाधा निशा, वो वाला सिस्टम यहाँ पे होता है। उसमें क्या, जैसे 7 पूरे हो गए, 8वां जो रिपीट होगा वो 7 से शुरू होगा। तो इसमें क्या होता है, जो 7 तो एलिमेंट एक जैसे होगी, जो 8 होगा ना, जो पहला और 8वां की दोनों प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम आएगी। अब ये कैसे होगा, अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी भाई साहब जो न्यूलैंड था ना, न्यूलैंड, जिस टाइम इसने ये जो सारा ऑब्जर्वेशन किया था ना, उस टाइम तो इसको कोई ज्यादा मतलब वो मिली नहीं, अहमियत मिली नहीं, मतलब इसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो सारा का सारा व्यर्थ चला गया। उस टाइम किसी ने नोटिस ही नहीं किया था, मतलब जैसे आया गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, अब बात आई 1887 की, 1887 की। अब 1887 में क्या हुआ भाई साहब, कुछ कुछ साइंटिस्ट और आने लगे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया कि भाई साहब ऐसी भी कुछ चीजें पे लिखी हुई है। तो ये भाई साहब न्यूलैंड भाई साहब थोड़े हाईलाइट हो गए, हाईलाइट हो गए, मतलब ट्रेंडिंग में आ गए। जो अपने यूट्यूब वगैरह पे चलता है ना ट्रेंडिंग वीडियोस, वो वाला ट्रेंडिंग में आ गए भाई साहब न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ट्रेंडिंग में आ गया, तो न्यूलैंड का मतलब जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ साइंटिस्ट ने देखा, कुछ साइंटिस्ट ने देखा, तो उनको लगा कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो जान है इस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या किया, इस साइंटिस्ट को पुरस्कार दिया। उस पुरस्कार का नाम था भाई साहब डे मेडल, डेवी मेडल, DAVY, डेवी मेडल, इनको पुरस्कार दिया, मेडल दिया। ये दिया किसने भाई साहब, रॉयल सोसाइटी करके एक सोसाइटी थी, वो लंदन की थी, उन्होंने ये पुरस्कार दिया था न्यूलैंड को। वो कौन सी सन में दिया था, 1887 में दिया था। ईयर 1887 में न्यूलैंड को DAVY, डेवी मेडल दिया गया। किसके थ्रू दिया गया था भाई साहब, वो दिया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के थ्रू दिया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अपन कुछ अगला डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आपके लिए अगला कुछ लिख सकूं। तो चलिए अगला लिखते हैं। एक बार नीचे वाला पढ़ा है आपके लिए, मैं ऊपर से रब कर देता हूं। अब भाई साहब बात करते हैं अपन सोडियम की, नोट लगा के लिख लो इसको, ये न्यूलैंड का एक नोट है। नोट में अपन बात करते हैं सोडियम की। अभी भाई साहब सोडियम है ना, सोडियम, it is the 8th element which have properties similar to that of lithium। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, अब ये सोडियम है ना, सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम सेम आने लगी, उसको दिखने लगी, कुछ चमक रहा था उसको। अब मैं एक बार आपके लिए एक छोटी सी जो टेबल उसने बनाई थी भाई साहब न्यूलैंड भाई साहब ने, वो आपके मैं सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो उनकी थी टेबल, वो ऐसे थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये उसमें था ही नहीं। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे इसमें। नियोन के बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये भी नहीं था उसमें। आर्गन के बाद में पोटेशियम के बाद में कैल्शियम। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिस टाइम इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था, उस टाइम ये नोबल गैसेस थी ना, नियोन वगैरह, आर्गन वगैरह, ये उस टाइम डिस्कवर नहीं हो रखी थी। इन्होंने देखा था कि भाई लिथियम पहला हो गया, बेरिलियम दूसरा हो गया, बोरोन तीसरा हो गया, कार्बन चौथा हो गया, 4 आगे, नाइट्रोजन 5वां हो गया, ऑक्सीजन 6वां हो गया, और फ्लोरीन 7वां हो गया। 7 एलिमेंट्स तो ये हो गए।
अब फ्लोरीन के बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भाई साहब ये सोडियम है ना, सोडियम, लिथियम के बाद में अपन देखे तो उस टाइम वो नियोन वगैरह डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, तो लिथियम के बाद में अपन देखे तो ये 8वां एलिमेंट है, 8th एलिमेंट, ठीक है, EIGHT, 8th एलिमेंट। अब बात करें अपन बेरिलियम से लेके चलेंगे तो जैसे अपन यहाँ पे घूम के वापस यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद में जो 8th एलिमेंट आएगा वो मैग्नीशियम आएगा, 8th एलिमेंट। अब वैसे सारे के सारे 8th में अपनी सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। अब अपन सोडियम से अगर चल के वापस आएंगे तो पोटेशियम पर आने के बाद अपन देखेंगे तो ये भी इसका 8th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट। तो कहने का मतलब यही है भाई साहब, इन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी। ये होती भी है, जो आज की अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें अपना कोई पता है कि भाई साहब जो ग्रुप्स में होते हैं ना, ग्रुप्स में हर एक एलिमेंट्स की लगभग प्रॉपर्टी सेम होती है, ये आपको भी पता है। 10 तक तो इतना पढ़ा दिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, चलो कोई ना। तो 8th एलिमेंट हो गया इसका ये, ठीक है। अब भाई साहब जो ये न्यूलैंड का जो लॉ था ना, ये न्यूलैंड का लॉ था ओनली एंड ओनली फॉर अप टू 20 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई था। 20 एलिमेंट्स बोल दो या फिर अप टू कैल्शियम बोल दो, जो आपके एनसीईआरटी उसमें तो ये लिख रखा है न्यूलैंड लॉ इज एप्लीकेबल अप टू एलिमेंट कैल्शियम। अब कहने का मतलब ये है भाई साहब, जो न्यूलैंड के ऑक्टेव था ना वो फॉलो कहां तक हो रहा था, लाइटेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये देखो फोकस करो यहाँ पे, लाइटर एलिमेंट्स, मतलब लाइटर एलिमेंट्स कम से कम 20 एलिमेंट्स तक ही अप्लाई हो रहा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये 20 एलिमेंट्स तक ही अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बात करते हैं लोथर मेयर का एक कर्व था, उसके बारे में बात करते हैं, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे मोजले मैंडली वगैरह अपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसके बारे में घुसते हैं। पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आपको तैयार करता हूँ लोथर मेयर का कर्व वगैरह। तो ये है आज की नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें अपन बात करेंगे लोथर मेयर्स कर्व। ये क्या होता है वैसा कर्व, अपन इसके बारे में पहले बात करते हैं। द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ले लो, मेल्टिंग पॉइंट दे लो, बॉइलिंग पॉइंट दे लो, इनका ग्राफ किसके अगेंस्ट बनेगा, अगर एटॉमिक वेट के अगेंस्ट बन रहा है तो उसी को लोथर मेयर कर्व बोलते हैं। द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक मास, वो या मास बोल दो या फिर एटॉमिक वेट बोल दो, इज नोन एज लोथर मेयर कर्व। अब क्या ना क्या चाह रहा है भाई साहब, अगर मान लो इधर अपन ने ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, और इधर अपन ने ले लिया मान लो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इनके बीच जो कर्व बनता है वैसा भी उसी को लोथर मेयर कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब अगली अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट है द अल्कली मेटल्स हैव हाईएस्ट वॉल्यूम सो ऑक्यूपाई एट पीक पॉइंट। अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल कौन से होते हैं, जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भाई साहब ग्रुप फर्स्ट होता है ना, ग्रुप फर्स्ट, जैसे हेलिना की रब से फरियाद वाला, ये तो सारे के सारे आते हैं एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में। और जो भाई साहब ग्रुप सेकंड है ना, ग्रुप सेकंड, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इनको बोलते हैं अपन अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है भाई साहब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो अल्कली मेटल्स हैव हायर वॉल्यूम सो ऑक्यूपाइड एट पीक लेवल। अब भाई साहब जो अल्कली मेटल्स है ना, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। अब वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्यों होता है, अपन इनकी पीरियोडिसिटी में अपन इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें अपन को पता चल जाएगा इनका वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है। लेकिन अभी हम को ये याद रखना था, एल्कली मेटल्स का, जिसका एल्कली मेटल्स होता है ना, उनका तो वॉल्यूम हाई होता है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम होता है, इनके कारण ये जो होते हैं ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर कौन बैठेगा, एल्कली मेटल्स, एल के एल आई, एल्कली
एल्कली मेटल्स बैठेंगे, ठीक है। सारे के सारे जो टॉप है ना उन पे एल्कली मेटल्स को बिठा दो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे ये हो गया ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट, सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बोलते हैं उनको। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सारे कोष्टक में लिखवा दी मैंने। विच आर रिलेटिवली हैव लोअर वॉल्यूम, मतलब जो ग्रुप फर्स्ट है ना एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, उनके बाद थोड़ा सा कम जो होता है एल्कली अर्थ मेटल्स का होता है। जैसे जैसे ग्रुप कम होते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोअर वॉल्यूम देन एल्कली मेटल्स, इनका सबसे ज्यादा हो गया, इनसे कम हो गया एल्कली अर्थ मेटल्स का। सो प्लेस ए डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कर्व, जो नीचे जा रहे हैं भाई साहब ये कर्व, तो यहाँ से जैसे मान लो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन बैठ रहेंगे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे बैठ रहेंगे एल्कली अर्थ मेटल। यहाँ पे क्या बैठे रहेंगे भाई साहब, एल्कली अर्थ मेटल, यहाँ पे हो जाएंगे एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस आर ऑक्यूपाइड एट इंक्रीजिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया, डिक्रीजिंग पॉइंट में ये हो गया, इंक्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया यहां से ऊपर जाने की तरफ, यहां पर, ठीक है। तो आप ऐसे समझो या फिर अलग तरीके से और समझा देता हूं। इंक्रीजिंग पॉइंट पे कौन होगा, ये अपने हेलोजन मान लो, हेलोजन और इनर्ट गैसेस, यहाँ पे जो हो गया हेलोजन HLO, हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस, ठीक है भाई साहब। जो नीचे का कर्व है ना, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा एल्कली क्या हो गया, अब जैसे अपन को पता है कि ग्रुप फर्स्ट से लेके अपन ऐसे ऐसे करते करते ग्रुप 18 तक पढ़ते हैं, ग्रुप 18 तक पढ़ते हैं। अब मान लो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रुप फर्स्ट का है, ग्रुप फर्स्ट का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम ग्रुप 18 का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब अपन जैसे जैसे अगर मान लो कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे अपन राइट हैंड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड की तरफ जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब वॉल्यूम कम होता जा रहा है, अपन क्या मान लेंगे भाई साहब, जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, अब सबसे ऊपर तो आ गया एल्कली मेटल का, उसके बाद में आ गया एल्कली अर्थ मेटल का। जैसे जैसे अपन नीचे नीचे जाते जाएंगे, सबसे कम जो होगा अर्थ मेटल्स में जो हो गया सबसे ज्यादा, सबसे कम हो जाएगा उसका हेलोजन और इनर्ट इनर्ट गैसेस का, सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है भाई साहब। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये समझो, जनरली मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लोअर वॉल्यूम, सो दे आर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द कर्व। अब भाई साहब होना सबसे कम किसका चाहिए था, हेलोजन और इनर्ट गैसेस का, लेकिन ये तो इंक्रीजिंग पार्ट पे आ गए। लेकिन सबसे कम जो होता है वो होता है भाई साहब मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपन बोलते हैं PSPD, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें भी कुछ एक्सेप्शन वगैरह आएंगे, वो अपन बाद में लिखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लोअर वॉल्यूम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स अपन अभी एक ट्रिक लिखेंगे मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स जो होती है पीरियोडिक टेबल में जिग-जैग के फॉर्म में होती है, शिव जी ऐसे सब तेरी प्यारी आत्मा ऐसे ऐसे कुछ करके, नहीं सॉरी, वो जो पीरियोडिक टेबल में होती है, जो इनका अपीयरेंस होता है वो जिग-जैग लाइन में ही होता है, और इसकी एक ट्रिक है वो भी आपको लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। अब भाई साहब मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इनका वॉल्यूम सबसे कम होता है, तो ये क्या आ जाएंगे, सबसे बॉटम में आ जाएंगे। सबसे बॉटम में आने का मतलब यही हो गया कि इनका सबसे वॉल्यूम कम है। अब भाई साहब लोथर मेयर कर्व तो यही था। अब जितना मैंने आपको लोथर मेयर कर्व के बारे में पढ़ाया ना, ये मोर देन सफिशिएंट है भाई साहब। इतना न तो बुक में लिख रखा है, न एनसीईआरटी में लिख रखा है, ये जो लिखवा रखा है थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा रखा है, लेकिन जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी थी वो सीधी की सीधी लिखवा रखी है। आप एक बार जाके एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेना, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता मेरे से पूछ लेना। आप मतलब ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड आउट करके छोड़ दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज से आज तक मतलब नीट में इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया भाई साहब, कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं है, मैं कह रहा हूं तो आपको एक बार ओनली एंड ओनली फॉर रीडिंग लगानी है इसकी, इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो बात होगी लोथर मेयर की। अब लोथर मेयर के बाद में भाई साहब आता मेंडलीव। अब ये मेंडलीव क्या है, मेंडलीव, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में अपन जैसे पढ़ेंगे, आप एक बार इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है भाई साहब।
अब अपन बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक लॉ, MENDLWV, मेंडली पीरियोडिक लॉ। मेंडली पीरियोडिक लॉ, अब मेंडली क्या बोल रहा था भाई साहब, मेंडली ने एक स्टेटमेंट दिया, all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses, एटॉमिक मास। अब भाई साहब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है वो एक ही है, वो ये है कि भाई साहब पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब मेंडली के बाद में आएगा मोजले। अब मोजले ने कुछ नहीं किया भाई साहब, इसका एज इट इज सेम टू सेम स्टेटमेंट चुरा लिया। अब यहाँ पे जो एटॉमिक मास है ना, इसमें कर दिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। भाई साहब एक डेफिनेशन याद करो, एक के साथ एक फ्री, पहले आओ पहले पाओ, एक के साथ एक फ्री। तो अपन को क्या करना है, मेंडली पीरियोडिक लॉ, मेंडली पीरियोडिक लॉ की जो डेफिनेशन है वो याद करो, मैं वो मोजले के अपना आप याद करवा दूंगा, कुछ नहीं करना, एक जो एटॉमिक मास है उसकी जगह एटॉमिक नंबर लगाना है। अब मेंडली मैंने क्या बोला, ऑल द पीरियोडिक एंड ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब ये तो स्टेटमेंट था मेंडली होगा, लेकिन मोजले भाई साहब क्या कहेंगे, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक नहीं ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भाई साहब मोजले था, मोजले ने एटॉमिक मास पे बात की थी, मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास पे बात की थी, जो मोजले ना भाई साहब, मोजले क्या करेगा, एटॉमिक मास को रिमूव करके एटॉमिक नंबर थोप देगा, एटॉमिक नंबर लगाते ही वो अपना अलग से नाम दे देगा, और सबसे ज्यादा जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है वो उसी के नाम से चल रही है, मोजले के नाम से। मोजले ने कुछ नहीं किया भाई साहब, इसका एज इट इज पूरा चोरी किया, यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लगा दिया, इतना चेंज किया और कुछ चेंज नहीं उसमें। तो चलिए अपन इसके आगे बात करते हैं, ये तो मेंडलीव की बात होगी। अब मेंडलीव के कैरेक्टरिस्टिक्स बातें करते हैं अपन, मेंडलीव ने क्या क्या कहा था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था क्या नहीं था, वो अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव, CHERACTERSTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MENDLWV, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब भाई साहब जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, विशेषता ये भाई साहब हिंदी गलत हो सकती है, इतना फोकस करना नहीं इस पे, आपको ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे भाई साहब इसकी, अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये था, he arranged elements according to their atomic mass। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि भाई साहब इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था ना, वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। किसके हिसाब से अरेंज किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था इन्होंने, सबसे पहली बात तो यही है। अब दूसरी बात ये करनी है, जब इन्होंने ये मतलब अपना लॉ दिया था ना, उस टाइम ही डिस्कवर्ड at that time he discovered
63 elements and noble gases were not included in it। अब कहने का मतलब ये है भाई साहब, जब तक मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था ना, उस टाइम 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो पाए थे और उसमें नोबल गैसेस का कुछ नाम ही नहीं था। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है भाई साहब, इन्होंने जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी, ही अरेंज्ड पीरियोडिक टेबल in he divided periodic table into 8 groups, जिसमें से from these 8 groups 7 groups were divided into 2 subgroups। अब 2 सब ग्रुप्स कैसे डिवाइड किया था इन्होंने भाई साहब, इन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे। पूरी पीरियोडिक टेबल इन्होंने बना दी। पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद को मैं उस पीरियोडिक टेबल को पूरी को 8 भागों में डिवाइड कर दिया। 8 भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो पहले 7 ग्रुप थे ना इन्होंने जो डिस्कवर किए थे, उस 7 ग्रुप्स में जो पहले मतलब 7 ग्रुप थे ना, उनको 2 में डिवाइड कर दिया। जैसे ये फर्स्ट उन्होंने जो रोमन नंबर में मतलब डिनोट किया था उन ग्रुप्स को, फर्स्ट टू 7th ग्रुप, इन सब को इन्होंने डिनोट कर दिया था ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ए में इन्होंने जो लिया था तो वो तो था नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो ग्रुप बी में लिया था वो था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब, इन्होंने 7 ग्रुप को डिवाइड तो कर दिया 2 पार्ट्स में। जो पहला पार्ट है ना भाई साहब, जो ग्रुप फर्स्ट था, ग्रुप फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स किसके थे, वो भाई साहब नॉर्मल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जो ग्रुप सेकंड था ना भाई साहब, ग्रुप सेकंड में सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो भाई साहब एक बार मैं इसको नीचे वाले ग्रुप कर रहा हूँ, किसी ने नहीं लिखा था, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो चलिए रब कर देते हैं इसको। अब भाई साहब 7 ग्रुप में तो इन्होंने डिवाइड कर दिया 7 ग्रुप को। जो 8वां ग्रुप था ना, ग्रुप 8, ग्रुप नंबर 8वां, उसको इन्होंने 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम में इनको डिवाइड कर दिया इसको। अब ये कैसे डिवाइड किया कैसे नहीं किया वो आपको इस अभी पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करके एक बार आपको बता देता हूं मैं। जो 8th ग्रुप था ना भाई साहब, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है। जो 8th ग्रुप था ना, 8th ग्रुप को इन्होंने 3 रो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था। फिर यह था। अब भाई साहब इसको अपन एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करके देखते हैं। जो अभी अपन की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। उसका ढांचा भाई साहब यही है, ठीक है। इसमें ये तो ग्रुप फर्स्ट आ गया, ये ग्रुप सेकंड आ गया, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 1 2
3 4 5 और 6। ठीक है भाई साहब, ये अपनी पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखती है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया हाइड्रोजन, अब यहाँ पे आ गया हीलियम। अब आगे आप समझ गए हो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में फिर यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर ऐसे ऐसे करके अपना सिस्टम हो गया, समझ में आ गया। अब इन भाई ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी ना, उसमें इन्होंने क्या करामात की थी वो अपन देखते हैं। इन्होंने ग्रुप 7 तो डिवाइड कर लिए थे, कैसे डिवाइड किया था वो अपन को मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने इसको दे दिया ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया ग्रुप नंबर 2। ये दोनों के दोनों थे ग्रुप फर्स्ट ए, ये सेकंड ए। अब जो ग्रुप थर्ड ए है ना, वो भाई साहब ये था थर्ड ए, ग्रुप थर्ड का ए, और इसको बोल दिया ग्रुप फोर्थ है, इसको बोल दिया ग्रुप फिफ्थ है, इसको बोल दिया ग्रुप सिक्स्थ है, और इसको बोल दिया ग्रुप सेवेंथ है, ग्रुप सेवेंथ है। वैसा फिट बैठा है ना यहाँ तक तो मामला, मैंने जैसे जैसे बताया था आपको, ए फर्स्ट का, ए सेकंड का, ऐसे ऐसे करते करते ग्रुप 7 का ए आ गया। ठीक है, फिट बैठ गया। अब भाई साहब ये जो आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये बीच वाला जाएंगे सारे के सारे, जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक में होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सारे के सारे को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये इतना तो फिट बैठ गया भाई साहब, इन्होंने बोला था कि 2 ग्रुप बनाए, जो ग्रुप पहला था वो सारे के सारे नॉर्मल एलिमेंट्स से फिट बैठ गया। अब भाई साहब इन्होंने क्या कहा था, जो ग्रुप सेकंड है ना वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या कहना सारा भाई साहब अपन समझते हैं, चलो कोई ना। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की बात कर ली, ठीक है। अब जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड आ गया, अब आएगा ग्रुप थर्ड, लेकिन ग्रुप थर्ड का बी आएगा, ग्रुप थर्ड का बी, ग्रुप थर्ड का बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा ग्रुप 4, ग्रुप नंबर 4, लेकिन ग्रुप 4 का बी ने, ये ग्रुप 5, ग्रुप 5 का बी, ये ग्रुप 6, ग्रुप 6 का बी, ये ग्रुप 7, ये ग्रुप 7 का बी। ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आ गया। अब 7 तक तो अपन को समझ में आ गया। अब 7 के बाद में 8वें में अपने पास लोचा, 8वें में अपने पास लोचा। 8वें में क्या करना, 3 रो और 3 कॉलम बनानी है, 3 रो और 3 कॉलम भी बनाते हैं वैसा। अब 7 तक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 7 के बाद में अपन लेते हैं यहाँ पे 8वां, 3 रो ले लो। पहली बात तो ये 3 रो ले ली, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो। ठीक है, अब 3 रो और 3 कॉलम बनानी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये ग्रुप हो गया 8वां, ग्रुप नंबर 8वां, 8th। रोमन में लिखना भाई साहब, अपने वाले लैंग्वेज में नहीं लिखना, अपने वाले लैंग्वेज में लिखते ही गलत हो जाएगा। ग्रुप 8 को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे तो आपको सब दिख रहा है, लेकिन 2 चीज नहीं दिख रही। ग्रुप सेकंड, मतलब ग्रुप जो सेकंड है ना, मतलब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वो दोनों नहीं दिख रहे। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का बी पार्ट नहीं दिख रहा। बी पार्ट मतलब जो 7 इन्होंने डिवाइड किए थे 7 ग्रुप्स में, इनका जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है ना, उसका बी पार्ट नहीं दिख रहा। जो बी पार्ट भाई साहब कहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कैसे फिट हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट का बी, और यहाँ पे फिट हो जाएगा ग्रुप सेकंड का बी। तो ये भाई साहब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, साथ साथ में लिख लो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मेनली उसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स, क्या तो इसमें अच्छाइयां थी और क्या इसमें खामियां थी, वो अपन इसके बारे में बात करेंगे जस्ट इससे अगले स्लाइड में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई साहब आज की लेक्चर की ये है नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें अपन बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेंडलीव के क्या तो अच्छाइयां थी और क्या बुराइयां थी। तो चलिए बात करते हैं अपन। अब मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज क्या थे भाई साहब, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी था वो अपने काम क्या है कि किसने क्या अच्छी बातें की थी, वो अपन बात करते हैं इसमें। सबसे पहले स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज बिकम इजियर। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, ये पहला बंदा था जिसने क्या किया भाई साहब, जो पीरियोडिक टेबल थी उसको अच्छे से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जिस चीज की प्रॉपर्टीज आ रही थी वैसे वैसे मतलब इसको डिस्कवर कर दिया। जैसे एलिमेंट मतलब पूरा एक
पीरियड में मूव होने के बाद जैसे इसने एक बात ये भी बताई थी, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना भाई साहब, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, इनको तो इसने पीरियड बोल दिया था, ये इसने नहीं बोला था भाई साहब। और जो वर्टिकल वाला होता है ना, इसको ग्रुप बोला था, ये इसने बोला था ग्रुप वाला सिस्टम। अब क्या है भाई साहब, इसने क्या कहा था, इसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। जैसे जैसे इसने अरेंज किया, अरेंज करने से इसको पता ये चल गया कि भाई जैसे जैसे अपन अरेंज कर रहा है, 8 एलिमेंट की, 8 9 एलिमेंट के बाद जैसे अगला एलिमेंट पुट कर रहे हैं, तो इसकी और ऊपर वाले की एलिमेंट्स की, जैसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम आ रही, लगभग लगभग सेम आ रही। तो अपने आसान ये हो गया कि भाई साहब हर एक अलग अलग, हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी से अपन को याद नहीं करनी पड़ेगी, सारी की सारी एक ग्रुप की याद कर लो, मतलब एक ग्रुप में एक एलिमेंट की याद कर लो, सारा उस ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगा और अपन को पूरी याद हो जाएगी। ना कि ये कि भाई लिथियम के अलग याद करो, सोडियम के अलग याद करो, पोटेशियम के अलग याद करो। ये भाई साहब यहाँ से शुरू हुआ, इसने अरेंजमेंट कर दिया, अरेंजमेंट करने से सिमिलर प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स एक साथ आ गए, उनकी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब दूसरा पॉइंट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स क्या है भाई साहब? प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्ट करना, कुछ प्रिडिक्ट मतलब पहले सोच के रख देना। अब सोच के रख देना मतलब सोच के रख देना, अपन तो सोच नहीं सकते, नॉर्मल आदमी भाई साहब, अपन तो किताबें भली, अपन भले कॉपी भली, बस लिखते रहो, चलते रहो। अब कहने का मतलब ये जो भाई साहब मेन लीव था ना, मेन लीव था भोपा। अपने मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, राजस्थान में कहावत ये है कि भाई साहब दुनिया में भूत कम भोपा गणा, भूत कम भोपा गणा। कहने का मतलब ये है कि भूत तो पूरे संसार में बहुत कम है, लेकिन हर एक जगह भोपा बैठ रखे हैं। भोपा क्या होते हैं भाई साहब? जो भूत तांत्रिक मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, जो मतलब भूत किसी में आ जाता है उसको उतारने का काम करते हैं, वो भोपा होता है। तो हमारे राजस्थान में एक ही भाई साहब कहावत है, वो बोलते हैं कि भूत कम भोपा घना। ये भाई साहब उन्हीं भोपों में से एक था। कौन? मेंडलीव। इस भोपे ने क्या मतलब प्रिडिक्ट किया? इस भोपे ने ये प्रिडिक्ट किया भाई साहब कि जो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं ना, पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ जगह खाली छोड़ दी। जगह खाली छोड़ दी इन द सेंस बोले तो जैसे बोरोन था, बोरोन के नीचे इन्होंने कहा ये जगह खाली छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो लोगों ने कहा भाई साहब ये खाली छोड़ेंगे तो करेंगे, या बदी लगे कि ये पीरियोडिक टेबल है, क्या लगने तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट आएगा जो इसकी फुलफिल मतलब जो सारी प्रॉपर्टी से फुलफिल करेगा, वो सारा इसके मतलब रूबेरू सेम होगा। कहने का मतलब इसने जगह जगह पर 4 5 जगह इसने मतलब पीरियोडिक टेबल में जगह छुड़वा दी थी, जगह छुड़वा दी थी। जो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए ना, ये तो चलो इसका काम पूरा हो गया, निपट गया, ये मतलब पूरा खत्म हो गया। ये इसके खत्म होने के बाद जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स आते गए, डिस्कवर होते गए, तो वो सारे सारे डिस्कवर होने के बाद जैसे जैसे यहाँ पे खाली जगह उसने छोड़ी थी ना, वहां पे अपन ने उसको फिट किया। फिट करने से अपन को पता चला कि भाई साहब वो भोपा जो जगह छोड़ के गया था ना, भाई साहब खतरनाक जगह छोड़ के गया था। उसको पहले ही पता था जो नए एलिमेंट्स आएंगे ना, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, उनसे मैच करेगी। सेम टू को भी जिसने जैसा उसने सोचा था वैसा का वैसा इसमें हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रिडिक्शन क्या थी। He left some gap in his periodic table for the discovery of new elements. न्यू एलिमेंट कौन कौन से जिसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी उस टाइम, लेकिन इसने जगह छोड़ दी थी इन्होंने, मतलब उन एलिमेंट्स के लिए। वो एलिमेंट कौन कौन से थे? एक तो स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दी थी, एक गैलियम के लिए जगह छोड़ दी थी, एक जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ दी थी, और एक ही टेक्टिनियम है, टेक्टिनियम के लिए जगह छोड़ दी थी। आर एलिमेंट्स फॉर हुम पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज वेर डिफाइंड बाय मेंडलीव्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी। कहने का मतलब ये है कि 4 एलिमेंट्स की इन्होंने जगह छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में इनके डिस्कवर होने से पहले। अब भाई साहब ये 4 एलिमेंट्स है ना, जिनकी जगह छोड़ी, बाल लिया कि ये बोरोन है, बोरोन के नीचे इन्होंने जगह छोड़ दी। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी। अब मान लो जैसे कि गैलियम है, गैलियम सिलिकॉन के नीचे गैलियम आता है, सिलिकॉन के नीचे इन्होंने कुछ जगह छोड़ दी। अब तो भाई साहब जगह तो छोड़ दी, कोई बात नहीं। अब लोगों ने कहा भाई साहब तुमने जगह छोड़ दी, इनका कुछ नाम तो बता। वैसे थोड़ी देखेंगे इसको, खाली जगह थोड़ी बोलेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल बोल रहे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, खाली जगह थोड़ी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे वो आप एक बार इसका नाम बता दो। तो इस भाई साहब ने क्या दिमाग लगाया, इस भाई साहब ने ये दिमाग लगाया जिसके नीचे खाली जगह रखी है उसके आगे एक का लगा दिया और उसकी जगह फिल कर दी। अब जैसे बोरोन के नीचे जगह खाली रखी थी उसने, बोरोन के नीचे बाद में था स्कैंडियम, लेकिन उस टाइम उसको कुछ पता नहीं था, इसने कह दिया एक का बोरोन, ई की एक का बोरोन। मतलब जो खाली जगह थी, जो ऊपर वाला नाम था ना, उसके आगे एक का लगा दिया और सारी खाली जगह फिल कर दी।
अब जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जगह है तो इसने एल्यूमिनियम के आगे एक का लगा दिया, आगे पीछे लगा दिया एल्यूमिनियम। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आगे लगा दिया, एक का पीछे लगा दिया सिलिकॉन। कुछ नहीं किया भाई साहब, जो जगह खाली थी ना इसने और कुछ नहीं किया, एक का आगे जोड़ दिया, एक का आगे जोड़ के अपना काम निकाल दिया। अब जैसे जैसे गैलियम जर्मेनियम हो गया, टेक्टिनियम के लिए इसने जगह छोड़ी थी मैग्नीशियम के नीचे, मैग्नीशियम के नीचे जगह छोड़ी थी तो इसने क्या नाम दे दिया, एका मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था कि भाई साहब फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड, फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी सेकंड बी, जैसे सेवेंथ ए सेवेंथ बी, ऐसे कुछ मैंने मतलब आपको ग्रुप बताए थे। अब उन ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया उस पीरियोडिक टेबल को पूरा डिस्कवर करके। लेकिन एक दो एग्जांपल लेके अपन बात कर लेते हैं, एग्जांपल लेके अपन बात कर लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला आ गया ग्रुप फर्स्ट है ना, ग्रुप फर्स्ट का ए और बी दोनों अपन अलग अलग बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट का ए लिखवाया था, ए क्या लिखवाया था मैंने भाई साहब, जो फर्स्ट ग्रुप था ना, फर्स्ट ग्रुप जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है ना वो का वो लिखवाया था, ये यहाँ पे आ गया। अब जो फर्स्ट का बी है ना, बी मैंने आपको क्या लिखवाया था, जो फर्स्ट का बी है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सेकंड लास्ट ग्रुप, वैसे बोले तो अपना ये ग्रुप हो गया 8 8 और 10 10 11वां ग्रुप। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो 11वां ग्रुप है ना, वो उस टाइम मेंडलीव के टाइम वो ग्रुप नंबर फर्स्ट का बी था। ठीक है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे, कॉपर, कॉपर के बाद में चांदी, चांदी के बाद में सोना, कुछ आग और जलाओ। ठीक है, मतलब कॉपर आ गया था उसके अंदर, सोना आ गया था, चांदी आ गई थी, सारे आ गए थे। ये भाई साहब एजी है ना, ये चांदी का सिंबल है, और ये एयू है ना, एयू गोल्ड का सिंबल है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे अपन ने डिस्कस किया था सेकंड ग्रुप कौन सा, सेकंड ग्रुप का ए तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप है ना वो इसका सेकंड ए हो गया। लेकिन सेकंड बी के लिए मैंने क्या डिस्कस किया था आपको, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लास्ट ग्रुप है ना उसी को मैंने सेकंड बी किया था। सेकंड बी में कौन आ गया था, जिम्ना, कैदी, हेजी, जेडन, कैदी, हेजी, जिम्ना, कैदी, हेजी, ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। अब इसके बाद अपन बात करते थर्ड ए और थर्ड बी में क्या हो गया। थर्ड ए तो मैंने आपको लिखा था वो जो बोरॉन वाली लाइन है, जैसे अपन बात करते हैं एसपी पी ब्लॉक में जो बोरॉन वाला फैमिली है, बोरॉन वाली फैमिली को मैंने आपको फर्स्ट नहीं थर्ड ए लिखवाया था। अब थर्ड बी कहाँ लिखवाया था मैंने, थर्ड बी आपको आपने अच्छे से गौर किया हो तो मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो रहे हैं ना उसकी जो फर्स्ट ग्रुप है ना उसको मैंने आपका ग्रुप नंबर थर्ड का बी डिनोट करवाया था, थर्ड का बी डिनोट करवाया था। उस ग्रुप नंबर इस वो जो ट्रांजिशन का फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या आता है, स्कैंडियम, यट्रियम और ये हो गया लेंथ नोड्स। ठीक है, ठीक है। अब भाई साहब ये तो इसकी होगी मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक लॉ। अब डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है, बुराइयां, बुराइयां, बुराइयों से मेरे को कुछ याद आ रहा है भाई साहब। अभी मतलब साल भर पहले इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड ये चल रहा था भाई साहब, उस ट्रेंड में ये था कि हर कोई बंदा आ रहा है एक ही बात बोल रहा है, एक बात ये बोल रहा है कि भाई साहब रावण में लाख बुराइयां होगी चाहिए। क्या बोल रहा था, रावण में लाख बुराइयां होगी, लेकिन उसने कभी मंडोदरी को यह नहीं कहा ओए होई शर्मा गई क्या, फोन काट दिया मम्मी आ गई क्या। अब वो तो हो गया इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील, अपने को उस पर जाना नहीं है, लेकिन इसकी जो बुराइयां क्या है वो अपन बात करते हैं। वैसे एक बात बता दूं, जो ये रावण था ना भाई साहब वो हमारे राजस्थान वालों के पावना थे। जो रावण की शादी हो रखी है ना भाई साहब वो हो रखी है जोधपुर में, और आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर में हर साल पूरी इंडिया में रावण दहन होता है, लेकिन जोधपुर में कभी भी रावण दहन नहीं होता। हम उनको मतलब जो जोधपुर वाले हैं ना लोकल, वो लोकल उनको पावना के रूप में मानते हैं और उनका कभी भी दहन नहीं करते। रावण दहन जोधपुर में कभी नहीं होता भाई साहब। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बात बीच में आ गई थी, ये थोड़ी बुराइयों के कारण, चलो कोई ना, आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं डीमेरिट्स, बुराइयों के बारे में। अब मेनली इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर क्या क्या बुराइयां रही थी। अब इसके अंदर पहली बुराई तो यही थी कि अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अनलाइक का मतलब एक दूसरे के समानांतर नहीं है, समानांतर का मतलब एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है फिर भी एक ग्रुप में रख दिए। अब क्या कहना है, क्या कर सकते हैं, रख दिए तो रख दिए, इसको अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट का ए ग्रुप है, उसमें तो अपन के अंदर ये आ गया था सोडियम, पोटेशियम, जो भी है, लिथियम, ल्यूथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और जो सेकंड फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी उसमें आ गया कॉपर, और ये हो गया सिल्वर, सिल्वर के बाद में आ गया गोल्ड। ठीक है,
अब भाई साहब लिथियम होता है ना, लिथियम को तो अपन बोलते हैं अल्कली मेटल, लेकिन जो सोडियम होता है ना भाई साहब, वो नॉर्मल मेटल होता है, अल्कली मेटल नहीं। वैसे तो सारे को अल्कली मेटल बोलते हैं, लेकिन जो सोडियम होता है ना, वो बिहेव एज ए नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो पोटेशियम होता है ना भाई साहब, रिएक्टिविटी इज वेरी हाई। जो पोटेशियम होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो फर्स्ट का बी है ना, फर्स्ट का बी में सबसे पहले बात करते हैं कॉपर। कॉपर को बोलते हैं कोइनेज एलिमेंट। कोइनेज एलिमेंट क्या हो गया भाई साहब, कोइनेज का मतलब कोइन बनाने के लिए काम आता है कॉपर। पांच का सिक्का वगैरह आप देखते हो ना, वो जो पित्तल का तरह का दिखता है, उसकी तो वही बात हो रही है, कॉपर। कॉपर कोइनेज एलिमेंट्स। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मतलब एजी। एजी बोले तो सिल्वर। अब सिल्वर होता है वो, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे बात गोल्ड है। अब ये गोल्ड होता है ना, ये भाई साहब आपको पता है, जो अपने लेडीज वगैरह होती है इंडिया में सबसे ज्यादा शौक लड़कियों को होता है ज्वेलरी का। अब ज्वेलरी आप सब देख तो हर एक औरत पहन के घूमती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, मतलब वो कम रिएक्टिव है। अगर रिएक्ट कर जाती तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करके अलग एलिमेंट बना लेती, और वो अपने पहनने लायक रहती ही नहीं। तो ये गोल्ड है ना, गोल्ड वेरी लो रिएक्टिव, मतलब कम, बहुत कम रिएक्टिव है ये। अब ये तो भाई साहब बात हो गई इसकी, मतलब पहली डीमेरिट्स। अब दूसरी डीमेरिट के बारे में बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई साहब अनलाइक को रख दिया साथ में, और लाइक को रख दिया अलग अलग। अब अगला अपन लिखते हैं वो है लाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन। फर्स्ट हो गया, उसके बाद लिखते हैं लाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब, अब आपको पता है गोल्ड। गोल्ड के बाद में अपन को जो दूसरा दिमाग में आता है वो होता है चांदी। चांदी के बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महंगा जो होता है प्लेटिनम होता है। अब गोल्ड और प्लेटिनम की जो लगभग प्रॉपर्टीज है वो सेम है, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। तो इसने क्या बोला है, लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब some elements like some elements like AU बोले तो गोल्ड एंड PT बोले तो प्लेटिनम, gold and platinum which have similar properties but they were placed in different groups। अब ये क्या कह रहा भाई साहब, जैसे अपन को पता है निकल पीटी आयरन कॉपर एजी एयू, ये तो हो गया ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11, ये है ग्रुप नंबर 10 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब भाई साहब इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो लगभग सेम है, लेकिन मेंडलीव के हिसाब से देखें तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स में है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है किसको, जो मोजले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम था मोजले। अब मोजले को एडवांटेजेस कैसे मिल जाते हैं वो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन, थोड़ा उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब वैसा मेंडलीव ने क्या चालाकी की थी, मेंडलीव ने एक ही चालाकी की थी, जो इसका पूरा स्टेटमेंट है ना उसको एज इट इज रख दिया, लास्ट में जो एटॉमिक वेट था ना उसको हटा के एटॉमिक मतलब नंबर लिख दिया था। अब एटॉमिक नंबर लिखते इसका क्या पूरा का पूरा मामला सेट हो गया।
अब इसमें क्या है भाई साहब, इसके हिसाब से तो एटॉमिक वेट मान लो कि इसका कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो कि इसका एक्स है और इसका वाई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसका अगर एटॉमिक मास कम है और इसका ज्यादा है तो ज्यादा वाले को आगे रखना है, ठीक है। इसके हिसाब से इंक्रीजिंग वेट ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग विद देयर एटॉमिक मासेस, तो मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा वो मतलब आगे आएगा उसमें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब भाई साहब इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन अलग अलग ग्रुप में इसलिए रख दी इसने क्योंकि इनका जो एटॉमिक मास था ना वो अलग अलग था। अब बात करते हैं अपन, सॉरी पीटी की बात नहीं, पीटी की बात हो रही है यहाँ पे, पीटी की बात चल रही है, प्लेटिनम और गोल्ड की, ठीक है ठीक है। अब भाई साहब जो मेंडलीव है ना, मेंडलीव को तो यहाँ पे डिमेरिट हो गया लेकिन मोजले का यहाँ पे फायदा हो गया। मोजले ने क्या कहा था, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, या भी आपको आगे लिखवा दूंगा। एटॉमिक नंबर से आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 78 और इसका 77। अब इसका 77 है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 77 है तो 78 से पहले आता है, 78 से पहले आएगा तो ग्रुप इनका ऑब्वियसली चेंज होना है। तो इसमें क्या होता है भाई साहब, जो मोजले होता है ना, मोजले की मौज बन जाती है यहाँ पे। कुछ किया ही नहीं बच्चा रहे, मतलब कुछ उसने किया ही नहीं, बस खाली एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिया और उसने मौज ही मौज पाली। मौज ही मौज पाली मतलब सारे के सारे उसके जो डीमेरिट्स थे ना, मतलब इसके मेंडलीव के सारे डिसमेरिट्स आएंगे ना, उसके सारे मेरिट्स हो जाएंगे। मेरिट्स बोले तो उसकी सारी अच्छाई हो जाएगी खाली एक नाम चेंज करने से, सोच लो। मतलब आपका एक छोटा सा डिसीजन आपको किस ऊंचाइयों तक ले जा सकता है ये आप खुद तय कर सकते हो, या आप मेंडलीव और मोजले से समझ सकते हो। मोजले ने भाई साहब चालाकी की, थोड़ी सी चालाकी की और पूरा का पूरा मामला सेट हो गया और उसी के नाम से आज पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। अब ये तो मामला हो गया इसका सेट। अब अपन बात करते हैं आगे। अब आगे अपन बात करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे भाई साहब एनामोलस पेयर इफेक्ट। बीच में तीसरा बात करेंगे एनामोलस पेयर एलिमेंट्स। अब इसमें क्या बात करेंगे अपन, इसमें यह होगा कि भाई साहब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, मतलब जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था फिर भी वो पीछे वाले एलिमेंट से आगे आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, ये वो बता नहीं पाया, इस वजह से उसकी डिमेरिट होगी। लेकिन भाई साहब मोजले था ना, मोजले की मौज ऐसी बनी हुई थी, उसने एटॉमिक मास के बारे में कुछ बोला ही नहीं, एटॉमिक नंबर के बारे में बोला। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट चेंज होते जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम आती जाएगी, उसका वो मतलब प्लस पॉइंट हो गया वहां पे। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मान लो कि some elements like some elements like जैसे तो मान लो कि एक तो अपन बात कर लेते हैं आर्गन की, आर्गन एंड कोबाल्ट were placed before potassium and nickel as their मतलब some elements like argon and cobalt were placed before potassium and nickel, whereas their atomic masses are greater than that of पोटेशियम एंड निकल। ये भाई साहब के पोटेशियम का साइन है और निकल Ni निकल का है, ठीक है। अब अपन इसको एग्जांपल क्या समझेंगे। अब ये मान लो कि जैसे एक आर्गन है, आर्गन हो गया और दूसरा पोटेशियम, पहला तो ये हो गया, दूसरा है कि कोबाल्ट और निकल। अब आर्गन का अपन को पता है जो एटॉमिक नंबर होता है ना वैसा 18 होता है और उसका हो गया 19 हो गया, ठीक है।
और जो कोबाल्ट होता है ना भाई साहब, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, और उसका एटॉमिक, और निकल होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 28। अब भाई साहब जो आर्गन है ना, आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 39.9, 39.9। और जो पोटेशियम होता है ना भाई साहब, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39.1। अब अपन बात करते हैं कि कोबाल्ट होता है भाई साहब, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.9, और जो निकल होता है उसका होता है 58.6। अब भाई साहब जैसा कि मेंडलीव ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अब एटॉमिक वेट तो भाई साहब 39.9 इसका ज्यादा है आर्गन का पोटेशियम से, लेकिन इसको आर्गन को पोटेशियम से पहले रख तो दिया भाई साहब ने। अब लेकिन इसको खुद को ही पता नहीं था क्यों रखा, क्या मामला है, क्या मामला, इसने रखा किस हिसाब से था, ऊपर वाले को देख के, ऊपर वाले की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, नीचे वाले की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि भाई साहब इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, फिर भी अपन इसको आगे रख रहे हैं, तो लोग तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। इसने सोचा नहीं था ना, सोचा नहीं तो दुख पा रहा है भाई साहब। ठीक है, अगर सोच लेता ना ये, मान लो कि अगर ये सोच लेता, थोड़ा मनन कर लेता, चिंतन मनन कर लेता, एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर खुद डाल देता, तो आज मेंडलीव आगे आता नहीं, मोजले आगे आता ही नहीं, मेंडलीव का नाम चलता, मेंडलीव राजा होता, यही सब कुछ होता। ठीक है, लेकिन करें क्या, टाइम का बस वही बात है, टाइम का सब फेर है बेचा, कोई ना, वो जो हो गया हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड में अपन कोबाल्ट और निकल की बात चल रही है। अब कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ना वो है भाई साहब 58.9, और जो निकल है उसका 58.6 है। लेकिन ये इसने कोबाल्ट को आगे क्यों रखा, वही बात, ऊपर वाले एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी से नीचे वाले से मैच हो रही थी, कोबाल्ट की मतलब ऊपर वाले एलिमेंट से मैच हो रही थी, तो इसने क्या करा, उन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। अब इसने ये नहीं सोचा कि भाई साहब एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, तो क्या करें, कोई नहीं सोचा, बोल गया टाबर है, जान देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये हो गया इसका थर्ड डिमेरिट। अब बात करते हैं चौथे डिमेरिट की, ये मिटा दो ऐसा, ठीक है मिटा रहा हूं। अब चौथे डिमेरिट में बात करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, as we know that hydrogen resembles RESEMB resembles in properties with that of ग्रुप नंबर फर्स्ट, जिसको अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं अल्कली मेटल्स, एंड दैट ऑफ हेलोजेंस, मतलब ग्रुप दैट ऑफ ग्रुप नंबर 17, दैट इज हेलोजेंस। अब भाई साहब अपन को पता है कि हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में किस किस के साथ रिजेंबल कर रहा है, एल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल कर रहा है, और जो हेलोजन से उनके साथ भी रिजेंबल कर रहा है। लेकिन बट मेंडलीव could not explain about this exception, मतलब मेंडलीव ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। अब ये कैसे, क्या बात है, अपन एक बार इसको पीरियोडिक टेबल समझ लेते हैं। ये अपनी पीरियोडिक टेबल नॉर्मल रफ लिया, आप ऐसे बना लिया करो समझने के लिए। अब ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये हो गया ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 के साथ, दोनों के साथ हाइड्रोजन रिसेंबल कैसे कर रहा है भाई साहब, ये अपन एक बार बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के अंदर
जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो ग्रुप 17 होता है ना भाई साहब, उनके पास बाहर वाला जो मतलब बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये लेते क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब जान लो कि अगर एक इसने ले लिया, मतलब दे दिया, छोड़ दिया, तो अगर इसने छोड़ दिया तो ये ग्रुप फर्स्ट के साथ रिसेंबल कर जाएगा, क्योंकि छोड़ने की टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की होती है। मेटल्स किस में आते हैं, ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। अगर मान लो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ग्रुप नंबर 17 की। ग्रुप नंबर 17 की तरह अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही ये डाइएड डाइएड रूल फॉलो कर लेगा। डाइएड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये डाइएड रूल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अप्लाई होता है। डाइएड रूल कंप्लीट कर लेगा, डाइएड रूल कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। स्टेबिलिटी गेन करते ही अपने आप इसको ग्रुप नंबर 17 के साथ रिसेंबल हो जाएगा। यह तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं, एक डीमेरिट और बचा भाई साहब, अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला जो डीमेरिट है ना भाई साहब, वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप क्या है भाई साहब। अब जिस भी बच्चे ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लासेस नहीं ले रखी है तो एक बार आप उसको जाके देख लो। इसी चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बना के मैंने उसमें सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर उसमें समझ में आ जाता है तो ठीक है, उसमें सारा का सारा मैंने विद ट्रिक्स ये सारे के सारे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोस्टेट्स, आइसोडायफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं विद ट्रिक्स। एक बार आप जाके उसको विजिट जरूर कर लेना। मैं आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वहां से जा रहे हो तो बढ़िया बात है, वरना आप चैनल खोल के चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना रखी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से, उसके अंदर अलग से एक जो लेक्चर बना रखा है उसके ऊपर आइसोटोप्स, आइसोस्टेट्स के बारे में। आप उस पर जाके क्लिक करो, अच्छे से समझो, फिर आके यहाँ पे समझो। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है टॉप्स, टॉप्स का मतलब टॉप, टॉप मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स है ना, जैसे मान लो कि अपन बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की बात कर लेते, कैल्शियम की, कैल्शियम, कैल्शियम। अब एक कैल्शियम होता है 39, एक कैल्शियम होता है 40। अब इसमें एलिमेंट्स तो मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है ना भाई साहब, दोनों में अलग अलग है, मतलब इनका टॉप्स चेंज हो रहा है, ठीक है, आइसोटॉप्स। अब कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, अब कहना यह चाह रहा है कि इन some elements have isotopes properties, isotope properties, but they were placed in same group। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज है, मतलब इनके पास इनके टॉप्स चेंज हो रहे हैं, टॉप्स चेंज हो रहे हैं मतलब इनका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेंडलीव के हिसाब से दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास आइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज होती है। आइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज मतलब उनके मासेस अलग अलग होते हैं लेकिन एलिमेंट सेम रहते हैं। तो उस केस में जो मेंडलीव का जो स्टेटमेंट था ना, वो भाई साहब गलत साबित हो रहा था, गलत साबित हो रहा था। अब मेंडलीव करे तो करे क्या, मेंडलीव माथा पकड़ के बैठ गया भाई साहब, मेनली माथा पकड़ के बैठ गया। फायदा हो गया मोजले को, मोजले का नाम ही मोजले, मोजले रोज ले, हर नहीं कुछ नहीं मिले तो थोड़ा बहुत कुछ खोज ले। भाई साहब खोजते रहो, पढ़ते रहो। अब ये तो हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, मेंडलीव्स के। अब अपन बात करेंगे इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले तो मोजले की पीरियोडिक टेबल। मोजले साला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट को चेंज करके उसने एटॉमिक नंबर दिया था, एटॉमिक नंबर इतना सा लिखा था, और भाई साहब पूरा का पूरा क्रेडिट ले गया। किस्मत हो तो इस बंदे जैसी होनी चाहिए। नाम चल रहा है, नाम आज। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड तैयार करता हूँ। तो बच्चों ये है आज के लेक्चर की नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अपन बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इसी को अपन बोलते हैं मोजलेस पीरियोडिक टेबल। अब शुरू करते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो किस पे बेस्ड है? मोजले के लॉ पर बेस्ड है। ये अपन को पता है। ठीक ठीक है, कब से ये एक ही बात कर रहा हूँ मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो भाई साहब डेफिनेशन है ना, वो यूं है डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में ये बोला, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are the periodic function of their। इतना तो भाई साहब हैंडलिव के और इसका सेम है। उसमें था एटॉमिक मास, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर। ये डिफरेंस है बस, एटॉमिक नंबर। इसमें यही डिफरेंस है, इसमें एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर है बस। और मेंडलीव और मोजले दोनों की लगभग जो डेफिनेशन है वो लगभग पूरी की पूरी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आके मेंडलीव ने नहीं, मोजले ने मेंडलीव से पूरा का पूरा स्टेटमेंट उठा लिया और थोड़ी बहुत चालाकी कर दी। जो आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, यू आर वेरी चालाक ब्रो, ये वही वाला है। ये भाई साहब मोजले है ना, बहुत चालाक निकला। मेंडलीव का पूरा डाटा उठा लिया और अपना नाम थोप दिया। अब अपना बात करते हैं आगे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोजलेस एक्सरे एक्सपेरिमेंट। अब ये मोजले का एक्सरे एक्सपेरिमेंट क्या था, ये अपन आगे पढ़ते हैं। When electrons of higher velocity strike on metal surface, X-rays are produced। अब भाई साहब मोजले था ना, मोजले ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स कोई सी मेटल सरफेस में, जैसे ये मान लो मेटल का कोई सरफेस है, इस पे बहुत ज्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स इसने स्ट्राइक करवाए। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करे तो मेटल सरफेस से क्या हुआ, एक्सरे प्रोड्यूस हो गया कुछ फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल। अब जो फ्रीक्वेंसी निकली ना भाई साहब एक्सरे की, ये किससे रिलेटेड है? विद द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल। मेटल का न्यूक्लियर चार्ज कितना, जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है ना, वो मेटल का जितना ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये समझ लो। अब इसका अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अंडर द रूट वी बोले तो वी नहीं है, ये म्यू है। म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी है। अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, अपन को पता है भाई साहब कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। अब इसके केस में कांस्टेंट आ गया जेड माइन नहीं ए इंटू जेड माइनस बी। जेड तो अपने पास था, ए और बी इसका कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी ये वी है ना, ये क्या एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, मतलब म्यू है जो। और जेड क्या है, जेड है भाई साहब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोल दो या फिर न्यूक्लियर चार्ज बोल दो। ठीक है, ये तो भाई साहब मेंडली, मोजले और वो अपने ऑक्टेव, कुछ ऑक्टेव्स के बारे में अपन बात कर ली थी, न्यूलैंड के ऑक्टेव के बारे में, और डोबरहाइनर के ट्रायड के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज का बस ओवरव्यू इतना ही है। आज का जो लेक्चर पढ़ा है वो सारा का सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। लगभग आपने पहले पढ़ रखा है 10th क्लास के जो केमिस्ट्री क्लास है उसमें, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा है तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाओ। ज्यादा इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो ही आपको याद हो जाएगा। ज्यादा इसको बैठ के रटने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा दिया उतना आप साथ साथ पढ़ते जाओ, इसकी एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। भाई साहब पहले ही लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है भाई साहब। लाइन टू लाइन एज इट इज पुट के एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन उसमें नीट में छपता है भाई साहब। जैसे मान लो कि ये स्टेटमेंट अपन ले लेते हैं, ये स्टेटमेंट ले लिया, उसने बोल दिया कि जो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्टेटमेंट बताओ, उसमें ये लिख दिया ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। अब देयर दे दिया, पीछे यहाँ पे दे दिया डैश, अब डैश दे दिया। यहाँ पे अपन ने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, वैसे तो मैं नोट्स में सारे लिखवा दूंगा, लेकिन आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है ना, थोड़ा बहुत अगर कुछ मिस भी हो जाए ना तो भाई साहब आप एनसीईआरटी में से कवर कर लोगे वो। अगर यहाँ पे आपने अगर पढ़ा है अच्छे से एनसीईआरटी तो एटॉमिक नंबर आएगा, ये आपको पता है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा उसको ये लगेगा भाई साहब एटॉमिक मास भी आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मात खा जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी वो तो मस्ट है भाई साहब, पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है उसको। तो शुरू से पढ़ के चलोगे तो आपको लास्ट में ज्यादा लोड नहीं आएगा। अगर आप पहले से ढीले ढीले चलोगे लास्ट में आपको पता है खींचना है कोर्स, लास्ट में होना कुछ नहीं है, फिर सिलेक्शन से आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन तो दूर दूर तक नहीं है। फिर तो अभी आप सतर्क होके, वो अमिताभ बच्चन वाला एड आता है ना भाई साहब, सावधान रहिए सतर्क रहिए, वो वाला देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। अगर आप अभी लापरवाही करोगे तो लास्ट में जाके आपको भुगतना पड़ेगा। और आप अगर अभी से अगर खींच के चलोगे अपने कोर्स को तो लास्ट में जाके आपको बिल्कुल भी परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। आप अच्छे से अपना कवर कर लोगे, पूरा 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप पेपर देने जाते हो तो भाई साहब मन के अंदर भावना कुछ अलग होती है, मतलब एक्साइटमेंट इतना होता है पेपर देने का भाई साहब कि हाँ भाई साहब मैं पेपर दे के आऊंगा, फोड़ के आऊंगा पेपर को और मेरा सिलेक्शन होना श्योर है। इतनी मतलब कंफर्मेशन आ जाएगी आप खुद को, पेरेंट्स को आएगी वो एक अलग बात है, खुद को कंफर्मेशन आ जाएगी खुद के ऊपर, अगर आप अभी से शुरू से मेहनत करते चलोगे तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई साहब। वंदे मातरम, जय हिंद। तो चलिए